नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी के हमारे मेहमान हैं अंतर्राष्ट्रीय महावैश्य सम्मेलन के संयुक्त सचिव, मध्य प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के महामंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सम्मानित श्री अरविंद जी बागड़ी। अरविंद जी, आपका स्वागत है, आपके अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट महारथी के भीतर। आपका कृतित्व जो एक महारथी के बतौर देखा जाता है, आप तकरीबन 2 दर्जन से अधिक संस्थाओं में पदेन काम कर रहे हैं और लगातार वर्षों बरस से यूँ कहें कि कई दशकों से सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो या खेल की दुनिया हो, सभी जगह आपकी पेट समानांतर रूप से देखी जाती है। आपका जीवन जो है माहिल्या की नगरी में काफ़ी सार्थकता के साथ दिखाई देता है, आपको खूब सम्मान मिलता है। हम ढेर सारी बातें आपसे करना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आपके बाल्यकाल की, माता पिता की, कहाँ आपका जन्म हुआ है, अग्रवाल जो परिवार है आपका बागड़ी परिवार है, कहाँ का पुश्तैनी परिवार है, इंदौर में काफ़ी सकारात्मक तरीके से आप काम करते हुए बरसों बरस से दिखाई दे रहे हैं। मेरा जन्म इंदौर में ही बागड़ी परिवार में हुआ जी। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पासी नेहरूवाल मंदिर में हुई। बाद में हायर सेकेंडरी वैष्णो स्कूल से की और कॉमर्स की पढ़ाई गुजराती कॉमर्स कॉलेज से की। क्रिश्चियन कॉलेज में एमकॉम फर्स्ट ईयर की भी एग्ज़ाम मैंने मेरे द्वारा दी और मैं एमकॉम फर्स्ट ईयर पास हुआ। और मेरे पूज्य दादाजी अग्रवाल समाज के बड़े ही वरिष्ठ समाज सेवी थे और बड़ी उनकी ख्याति थी। क्या बात है। मेरे पूज्य ताऊ जी शंकरलाल जी बागड़ी जो मध्य प्रदेश के पहले LLM थे। क्या बात। और न्यायिक क्षेत्र में और जनता की मदद करना, ये दोनों मैंने अपने पूज्य दादाजी और ताऊ जी से सीखा। मेरे फादर ने भी सदैव दीन दुखियों की मदद में अपना जो भी अपने परिवार की आय होती थी उसका काफ़ी बड़ा अंश समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए काम होता था। और किसी भी तरीके की मदद हो, बागड़ी परिवार के या बागड़ी जी के द्वार पर जो भी आया वो कभी भी कोशिश करके खाली नहीं गया। तन से मन से धन से परिवार पूरी तरीके से, चाहे दादाजी हो, चाहे ताऊ जी हो, चाहे मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय सुरेश चंद जी बागड़ी हों, वो हमेशा इन सब कार्यों में और उन्हीं की जो शिक्षा है, जो परिवार की पृष्ठभूमि ही मेरे को काम आई और निश्चित रूप से जो उनकी पुण्य है वो भी मुझे काम आई जो आज हूँ। कहीं ना कहीं मैं जाता हूँ तो निश्चित रूप से आदमी बोलते हैं कि सुरेश भैया का लड़का है या शंकर दादा का भतीजा है या बद्रीलाल जी का पोता है। तो ये सब चीज़ें निश्चित रूप से आई। मेरे जो पूज्य दादाजी हैं वो राजस्थान में केड़ से आए हैं, केड़ में आकर यहाँ बसे हैं। मेरे फादर का और मेरा जन्म इंदौर में ही। क्या बात है। खूब खूब कृतज्ञता का भाव आपने व्यक्त किया अपने पूर्वजों के प्रति, बात पिता की हो चाहे दादाजी की हो चाहे दादाजी के पिताजी की हो। अगर इतने कृतज्ञता यदि आज की पीढ़ी मानती है तो यशवान तो जरूर कहलाएगी। भी कहा जाता है कि माहिल्या की नगरी में जो जहाँ से भी आता है, यहाँ पर आने के बाद अगर कर्तृत्ववान व्यक्तित्व है और वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से हो या फिर सामाजिक अन्य कार्यों के माध्यम से या धार्मिकता के माध्यम से करना चाहता है, उसे यश जरूर मिलता है। आप भी काफ़ी यशवान देखे जाते हैं। अपने कॉलेज लाइफ में राजनीति की शुरुआत की है, कैसे हुई थी आपकी शुरुआत? वो कौन सा पहला दिन था? आज किस तरह उस दिन को याद करना चाहेंगे इस महारथी के बतौर जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं इस दौरान? मेरी राजनीतिक इच्छा शक्ति तो वैसे 10th 11th से ही थी, क्योंकि उस समय मेरा परिवार समाजवादी था और माननीय कल्याण जैन जी, अनिल त्रिवेदी जी की बैठक मेरे ही हुआ करती थी। जगदत्त शर्मा जी मेरे ताऊ जी के परम मित्र थे। तो जब भी कोई चुनाव वगैरह होते थे तो मेरा जो परिवार है वो राजनीति का एक केंद्र हुआ करता था। सभी लोग समान भाव से, आप देखेंगे जगदत्त शर्मा जी और कल्याण जैन जी दोनों अलग अलग विचारधाराओं के थे, पर दोनों समान भाव से मेरे घर पर बराबर उनका रहना था। महेंद्र आर्डिया जी और सजन वर्मा जी, उस समय तुलसी सिलावट जी, तीनों छात्र राजनीति में उतरे थे। बाबूजी चूंकि यूनिवर्सिटी का जो चुनाव है उसकी जो काउंटिंग है बहुत कम लोग कर पाते थे। मेरे जो पूज्य ताऊ जी शंकरलाल जी बागड़ी थे, यूनिवर्सिटी का चुनाव वो कराते थे। क्या बात। और इन दोनों ने तो सदैव पिता के समान ही उनको माना। महेंद्र आर्डिया जी और महेंद्र आर्डिया जी के जो बड़े भाई थे श्याम आर्डिया जी, वो उन दोनों के राजनीतिक गुरु थे। मैंने श्याम अंकल में एक चीज़ ये देखी कि सजन वर्मा जी और महेंद्र आर्डिया जी दोनों के लिए झंडों के कपड़े लेके आते थे। मेरे घर के बाहर एक टेलर बैठता था, तो उस समय वो दोनों झंडे आदरणीय श्याम आर्डिया जी जो है वो दोनों के लिए सिलाते थे। दोनों उनके छोटे भाई भी थे, दोनों उनके परम शिष्य भी थे। आज शंकरलाल जी बागड़ी, श्याम आर्डिया जी दुनिया में नहीं है। मेरे जो ताऊ जी थे वो समाजवादी विचारधारा से थे। कल्याण जैन उनके बहुत छोटे अनुज भाई थे और सदैव कल्याण जैन जी का आज तक भी हमारे परिवार से रहा। तो मेरे परिवार
मैं राजनीतिक केंद्र लगा रहा। परिवार से किसी ने राजनीति नहीं करी, किसी भी प्रकार का कोई पद प्राप्त नहीं किया, किसी भी प्रकार का चुनाव मेरे अलावा मेरे परिवार के किसी आदमी ने कभी भी नहीं लड़ा। मैं निश्चित रूप से जब गुजराती कॉलेज में एडमिशन लिया तब से सीआर से लेके और आज तक लगातार किसी न किसी रूप में लगा हुआ हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हूँ। और उसके बाद जब अशोक शुक्ला जी पहला चुनाव लड़े उस समय हमारे मित्र कुलभूषण जी कुक्की, चूंकि हमारा परिवार में उस समय कोई राजनीति में इस तरीके से डायरेक्टली नहीं था, उन्होंने कहा भैया अशोक अंकल के लिए, तो जब से लेके हम कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। अशोक शुक्ला जी का पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, उसके बाद से लगातार कांग्रेस के लिए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में जो जब भी लड़ता था निश्चित रूप से तन मन धन से लिए 1 महीने के लिए हम बिल्कुल उसके लिए लगते थे। और मैं आपको बताऊं कि मुझे इस बात का गर्व है कि एक बूथ की चिट्ठी बांटने से लेके, टेबल लगाने से लेके और पंकज संघवी जी के लोकसभा के चुनाव संचालन तक का काम मुझे मिला। और जब भी काम पार्टी ने दिया तब मैंने उसको पूरी तरह से जवाबदारी से निभाया। और एक ही भावना रहती है कि जिस काम को करें उसमें कैसे सफलता प्राप्त हो, इस काम के लिए मैं निश्चित रूप से बिल्कुल स्वच्छ मन से और पूरी ताकत से, पूरे मनोभाव से, तन मन धन से उस कार्य को करता हूँ। और भगवान गणेश जी ने मुझे निश्चित रूप से इतनी छोटी उम्र में, कोई मेरे परिवार की ऐसी पृष्ठभूमि नहीं थी, उसके बाद भी सब लोगों ने मिलकर मुझे बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन आपने जिस तरह से बताया, काफ़ी स्वर्णिम इतिहास बताया राजनीति का, जिस तरह से एक समाजवादी पार्टी के लीडर कल्याण जैन साहब, इधर बात की जाए बीजेपी की तो बहन खाड़िया जी आप ही के घर से चले, तुलसी सिलावट जी की बात हो जाए जो कि अच्छी हाइट पा चुके हैं, सज्जन वर्मा जी की बात की जाए, बाकी कितना समन्वय के साथ महेश जोशी जी बाबू जी के परम मित्र थे। और विक्रम वर्मा जी और महेश जोशी जी दोनों क्रिश्चियन कॉलेज से आके हमारी बेंच पे बैठा करते थे। आज भी यदि आप देखें, आज भी देखें कि महेश जोशी जी और विक्रम वर्मा जी के जो कॉमन इंदौर में 8-10 लोग हैं, उनमें से मेरे पूज्य ताऊ जी थे। और खूब सीखने को मिला। और खूब मैं देखता था कि किस तरीके से कितनी अच्छी और स्वच्छ राजनीति उस समय होती थी, और किस सुविचारों की राजनीति होती थी, और कैसे जनता का काम किया जाए। वो काम निश्चित रूप से ये सब लोग करते थे। और वही पीढ़ी की देन है कि आज भी हमें जो विचार आए वो उस तरीके से सेवा भावना की। बिल्कुल, आपके भीतर भी समन्वय की भावना देखी जाती है, क्योंकि आपने सीखा ही राजनीति का पाठ समन्वय के साथ है, और वही भाव आपके भीतर देखा जाता है। आपके भीतर कहीं वह कटुता नहीं नजर आती, कहीं वह अड़ियल रुख नज़र नहीं आता कि आप कांग्रेस की लीडरशिप कर रहे, तो ऐसे में कहीं विपक्षी पार्टी या विरोधी पार्टी का कहीं आप अपमान करें, थोड़ा सा भी आपके मन में कभी ये भाव नहीं आता। आपने वार्ड स्तर से अपनी राजनीति की शुरुआत की। वार्ड 41 का सबसे पहले मैं वार्ड अध्यक्ष बना जी। फिर यूथ कांग्रेस का जब प्रमोद टंडन जी यूथ कांग्रेस के शहर के अध्यक्ष बने, मैं शहर का महामंत्री बना। फिर हमारे लोकप्रिय नेता प्रेमचंद जी गुड्डू जब मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, चूंकि वो मेरी प्रतिभा को जानते थे, तो उन्होंने मुझे प्रदेश का महासचिव, पहली बार प्रदेश स्तरीय पद जो है आदरणीय प्रेमचंद गुड्डू जी ने मुझे दिया। और प्रदेश के महासचिव के रूप में खूब काम किया, खूब जिलों में दौरा करने का मुझे अवसर। आपको राष्ट्रीय स्तर पे भी इंदौर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। जब सम्मेलन हुए तो आपने वहाँ एज ए वक्ता के रूप में हिस्सा लिया, जब सोनिया गांधी से लेकर मनमोहन सिंह जी एज ए प्राइम मिनिस्टर उसका। जब दिल्ली में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, वो अधिवेशन में सिर्फ ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के लोगों का ही, सिर्फ इन्हीं लोगों का एक राष्ट्रीय अधिवेशन माननीय सोनिया गांधी जी ने, जैसे ही मनमोहन सिंह जी सरकार ने शपथ ली, वैसे ही एक पूरा राष्ट्रीय अधिवेशन रखा कि अपने को कांग्रेस को किस तरीके से चलाना है। बड़े गौरव की बात है, बहन शोभा ओझा जी ने मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। उस समय विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 का ब्लॉक 12 का मैं अध्यक्ष बना। और अध्यक्ष बनने के बाद हम सारे 12 ब्लॉक अध्यक्ष दिल्ली गए थे, और सभी ब्लॉक अध्यक्षों की उसमें चिट्ठी डली। एक जूनियर, एक सीनियर और एक महिला को उसमें बोलना था। जूनियर के रूप में ब्लॉक अध्यक्ष में मुझे अवसर मिला, सीनियर के रूप में उस समय अर्जुन सिंह जी प्रदेश के बड़े नेता थे, और उसके बाद महिला में चंद्रभागा कराड़े जी। आप मानिए, जब मेरा नंबर आया, जब नाम हुआ, ऊपर मंच से नाम पुकारा गया, तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया की इतनी बड़ी चीज उस मंच से, जिसको देखने के लिए नीचे से लोग तरस रहे होंगे, उस मंच पर बोलने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। गणेश जी का ध्यान किया, और धारा प्रवाह जब मैंने बोले
और आज भी आप देखिए हिंदुस्तान की सारी पत्र पत्रिकाओं में बड़ी प्रमुखता से मेरे उस चीज को छपा था। मेरे द्वारा उस समय 20 सुझाव राष्ट्रीय अधिवेशन में दिए थे। 12 सुझाव को उस समय माननीय सोनिया गांधी जी ने मंच से अनाउंस किया था। 12 सुझाव को माना था। मेरे वहाँ आप नीचे फोटो भी देखेंगे, मुझसे बुला के वो सुझाव भी लिखित में लिए थे कि आप दीजिए। उस समय हमने कहा था कि इस तरीके से कांग्रेस को सिर्फ राजनीति नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक हर विषय में सोचना पड़ेगा। आप देखिए हमने उस समय भी कहा कि आपको महिलाओं को जोड़ना है, तो अब ये छोटी मोटी चीजें नहीं, उस समय सारे जितने 30 त्योहार है किस तरीके से पार्टी जोड़ी जाए, किस तरीके से पार्टी स्तर पे समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम बड़े काम आते हैं। तो राजनीति के साथ साथ हमको ये सब भी काम करना चाहिए। आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी यही सब काम कर रही है। बिल्कुल सही कहा आप। आज आप सुझाव जो है कांग्रेस ने भले ही नहीं अख्तियार किए, नहीं कांग्रेस ने भी बहुत किया, हम लोगों ने भी बहुत कार्यक्रम। उस समय शोभा ओझा जी हमारी जो है प्रदेश कांग्रेस की, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी प्रदेश की, शोभा ओझा जी ने बिल्कुल खूब कार्यक्रम किए, गणगौर के, इसके उसके, बहुत हजारों महिलाओं को जोड़ने का उन्होंने काम किया। अब चूंकि क्या हो रहा है कि राजनीति में रोज नई नई जो टीवी आ गए हैं, टीवी रोज नई आइटम परोस देते हैं, तो वो परंपरागत वाली चीज जो है वो निश्चित रूप से कम पड़ती है। आपको एक अचीवर्स के रूप में भी देखा जाता है। जिस क्षेत्र में आपने काम किया, अपना 100% देने की कोशिश की, इसी तरह सामाजिक क्षेत्र में एक बड़े ओहदे पर है, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्य महासम्मेलन के संयुक्त सचिव के बतौर यूँ कहें कि पूरे देश भर में आपका खूब गुणगान होता है। सामाजिक स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर भी आप काफ़ी सक्रियता दर्ज कराते। कब शुरुआत हुई थी आपकी सामाजिक स्तर पर काम करने की? करीब 32 साल हो गए। 17 साल की उम्र से 17 साल की उम्र में पहली बार मैं बना था। और उस समय 19 साल की उम्र में जब मैं महाराजा अग्रसेन प्रतिमा बड़े वर्षों से लंबित पड़ी थी, उस समय मुझे अग्रसेन चौराहे पे, उस समय जो है मैं नया अग्रसेन यूथ क्लब से जुड़ा और मैंने कहा आप मुझे संयोजक बनाओ, प्रतिमा शीघ्र लगेगी। एक इच्छा शक्ति की बात होती है। बहन उस समय विजय लक्ष्मी साधो जी मंत्री थे, संयोग से 3-4 दिन बाद वो इंदौर आई और हम सब मिले और हमने बताया, अरे उन्होंने बोला यदि आप और देखिए, आप मेरे हिसाब से शहर की तो पहली है ही, स्वयं के खर्चे की प्रतिमा है वो, क्या बात, उसमें शासन का 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ है। पूरा चौराहे का डेवलपमेंट अग्रवाल समाज ने किया, प्रतिमा का खर्च अग्रवाल समाज का है। पहला ऐसा मौका है। आज भी देखेंगे तो प्रतिमा सरकार को लगाना पड़ती है, सारे खर्चे स्थल के लगाना पड़ती है, स्थल का डेवलपमेंट, प्रतिमा, सब कुछ अग्रवाल समाज की तरफ से की। और यदि अच्छी इच्छा शक्ति हो, मेरा ऐसा मानना, अच्छी नीयत से यदि कोई काम करता है तो काम में भगवान निश्चित रूप से सफलता देता है। आप मानिए 2 महीने के अंदर जो प्रतिमा की परमिशन वर्षों से नहीं मिल रही थी, धूल खा रही थी वो फाइल, भोपाल से निकली और 2 महीने में महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा और महाराजा अग्रसेन जी की कृपा से, जो हमारे समाजवाद के प्रणेता है, उनकी प्रेरणा और उनके जो आशीर्वाद है, वो उस दिन से लेके आज तक मुझे काम आ रहा है। और लगातार उसके बाद जब भी जो भी जवाबदारी मिली, वो निश्चित रूप से मैंने उसको निर्वहन करने में पूरा किया और गणेश जी की कृपा से पूरी तरीके से मुझे उसमें सफलता। आप खूब जज्बे के साथ काम करते हैं, जिस तरह से आपका व्यक्तित्व है, यूँ देखा जाए तो एक झुंझारू प्रवृत्ति का, आप जिस भी काम में लगते हैं खूब काम करते हैं। आपके द्वारा सामाजिक स्तर पर ढेर सारे परिचय सम्मेलन भव्य पैमाने पर किए गए। अब तक कितनी वर वधुओं के आप हाथ पीले करवा चुके हैं? सामाजिक स्तर पर बात की जाए तो सैकड़ों हजारों लोगों का हुआ। अभी पिछले वर्ष जो परिचय सम्मेलन हुआ था उसमें 12,000 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी, यानी 8 किलो की सारी दोनों तीनों किताबें मिला के 8 किलो की थी। पूरे हिंदुस्तान में वो एक तरह का बड़ा अचीवमेंट था वैश्य समाज के लिए। अच्छा, हमने शुरुआत में अग्रवाल समाज में काम किया, पर देखा कि अब ये जो आने वाला कंसेप्ट है वो चल नहीं पाएगा, इसलिए हमें सारे वैश्यों को जोड़ना चाहिए। तो उस तरीके से पूरे वैश्यों को, उस समय आदरणीय मेरे गुरु, जिनके कारण, जिनकी कृपा मुझ पर बहुत रही जीवन में, मुझे आगे बढ़ने में, माता पिता भगवान के अलावा यदि किसी आदमी का योगदान रहा तो आदरणीय श्रद्धेय रमेश अग्रवाल जी, जो भास्कर के चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। उन्होंने मुझे कहा जब मैं अग्रवाल समाज का महामंत्री था कि अरविंद, अब अपने को जो है बड़े काम करना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को अपन कैसे जोड़ें और कैसे इसका लाभ अपनी मेहनत का मिले। तो उस समय फिर ये वैश्य समाज की सम्मेलन की स्थापना हुई थी। आदरणीय रमेश जी उस समय अध्यक्ष बने थे। फिर राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और उसमें बहुत सारे इश्यूज आए और हम सब ने सोचा कि कैसे रोटी बेटी का व्यवहार करें। हम व्यापार तो करते हैं जी, बहुत सारे लोग मिलकर हम व्यापार तो करते हैं, तो हमारा ऐसा मानना है कि अब जो श्रेणी है वो उसमें हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। तो वैश्य समाज में उस काम की
हिंदुस्तान में आज तक कुल 6 राष्ट्रीय अधिवेशन हुए। जी गणेश जी की कृपा माने, रमेश जी का आशीर्वाद माने, 6 में से 2 राष्ट्रीय अधिवेशन के संयोजक आपका भाई अरविंद बागड़ी बना और इंदौर में वो दोनों सम्मेलन हुए। और आज भी जब राष्ट्रीय अधिवेशन में शुरुआती भाषण जो भी अध्यक्ष महोदय देते हैं जी तो वो प्रथम लाइन ये बोलते हैं कि हमने पूरी कोशिश की कि इंदौर शहरी का अधिवेशन हो, क्या कुछ भी कभी रह जाए तो हमें माफ करना। तो वो इंदौर का जिक्र जिस तरीके से स्वच्छता में आता है, ऐसे धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में इंदौर के बाहर आता है और दुनिया भर में होता है, पूरी दुनिया भर। लेकिन आपने इस इंटरव्यू को अरविंद जी सार्थक कर दिया, जिस तरह से आपने असाधारण व्यक्तित्व के धनी वैकुंठवासी स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी का नाम लेके, क्योंकि उनका कृतित्व उनसे मैं खुद व्यक्तिगत रूप से काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। क्योंकि जब इतनी बड़ी शख्सियत से हम मिलते और मिलने के बाद ये पाते हैं कि इतने असाधारण, अहंकार से कोसों दूर रमेश जी सामाजिक स्तर पे एक समाज की बात नहीं, पूरे शहर की बात की जाए, प्रदेश की बात की जाए, देश को लेकर जिस तरह का उनका सारगर्भिक चिंतन सुनने को मिलता है, वाकई बहुत भाग्यशाली हम जैसे लोग कि उनके करीब कभी कभी जाने का हमको भी मौका मिला। अरविंद जी, आपने यूँ कहे कि धार्मिक क्षेत्र में भी काफ़ी नाम कमाया। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पर होने वाले आयोजन में आपकी उपस्थिति प्रमुख तौर से होती है। कब जुड़े थे मंदिर समिति से? करीब करीब 28 साल पहले जी मैंने, हमारे कुछ जो फूफा जी हैं वो खजराना गणेश मंदिर पहली बार मुझे लेके गए। न जाने क्या हुआ, मुझे लगा उस समय साइकिल मेरे पास नई नई आई थी। क्या बात है। तो मैंने साइकिल से खजराना फिर हर बुधवार को जाना शुरू किया। उसके बाद भगवान ने 2-3 साल बाद मेरे को लूना, मेरे पापा ने मुझे लूना दिलाई, फिर मैं लूना पे हर साधन से मैं गया। होने के बावजूद ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप साइकिल, उस समय साइकिल बहुत बड़ी, अब साइकिल बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मतलब जैसे आज मैं मेरे बेटे को होंडा सिटी दिलाई तो वो छोटी बात है, पर उस समय साइकिल बहुत बड़ी बात है। छावनी जैसे मोहल्ले में 8-10 बच्चों के पास ही साइकिल हुआ करती थी, मैं उसमें से हूँ। तो निश्चित रूप से, और निश्चित मानिए आज जो कुछ हूँ सिर्फ जय गणेश के कारण हूँ। दुनिया में मैं कुछ भी काम करता हूँ सिर्फ सिद्धि विनायक गणेश जी का ही मैं ध्यान करता हूँ। और मैं अपना गुरु, इष्ट, माता जो कुछ भी है वो सब कुछ यदि किसको मानता हूँ तो सिर्फ सिद्धि विनायक गणेश जी को मानता हूँ। अपनी आय का जो भी हो मैं ये मान के चलता हूँ कि सब कुछ मेरा जो कुछ है वो सिद्धि विनायक का है। और हर काम में पूरी मैं कोशिश करता हूँ। खजाना गणेश मंदिर में भी देखिए आप, खूब परंपरागत कार्यक्रम आदरणीय श्रद्धेय भालचंद जी भट्ट दादा जो वैकुंठवासी हो गए, निश्चित रूप से वो बड़े प्रसन्नता से कहते थे कि अरविंद अपने को बिल्कुल नए नए काम करना है। बिल्कुल इस मंदिर की प्रसिद्धि तभी होगी जब कुछ नयापन हो। आप देखिए डूंगरी में, मैंने 24-25 साल पहले अखबार में पढ़ा कि डूंगरी में माननीय अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री बनने पर 200 किलो का लड्डू चढ़ाया और 10 दिन बाद ही जो है गणेश चतुर्थी थी। मैंने भी मन में प्रण किया कि 200 किलो का लड्डू यदि वहां चढ़ा है तो इंदौर शहरी के शहर में 250 किलो का लड्डू चढ़ना चाहिए। बड़े गर्व की बात है। बहुत कोशिश की, समझ नहीं आ रहा था कि 250 किलो का लड्डू बनेगा कैसे। फिर पुराने महाराज को बोला, उन्होंने बोला भैया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 250 का नहीं, मैं 270 का लड्डू आपको बना के दूंगा। और उन्होंने जब मेरे को सामग्री लिखाई, बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मेरे को कहा कि 140 इंच पने का लट्ठे का मोटा कपड़ा मेरे को चाहिए। मेरे को लगा कि यार लड्डू के लिए लट्ठे का कपड़ा क्या काम का। तो वो पूरा का पूरा लड्डू, उसमें पूरा तरीके से बड़े कड़ाव के अंदर वो कपड़ा रहा, वो कपड़े में पूरा लड्डू का मटेरियल डला, फिर वो उसको करके और 3 घंटे बाद जब थेप के और वो लड्डू जब बना 270 किलो का, तो उस समय मेरे को लगा कि सिद्धि विनायक में 3 कुंटल सिंगल एक लड्डू बना। उसके बाद प्रति वर्ष फिर 1.25 लाख लड्डू गणेश चतुर्थी पे चढ़ने शुरू हुए, 1.25 लाख मोदक चढ़ना शुरू हुए। फिर तो आप समझिए गणेश जी ने नित्य नए काम, मोतियों का अर्चन, आदरणीय भालचंद जी भट्ट ने सोचा कि अपने को मोतियों का अर्चन करना चाहिए। आप मानिए कि उस समय लक्ष्य था कि 25 हजार मोती रोज लगेंगे अर्चन करने के लिए, पर वो मोतियों का ऐसा प्रताप फैला कि रिंग रोड से भी नीचे तक लाइनें लगने लगी। तो जब अर्चन होता था तो एक नाम पे एक मोती की बजाय 1 मुट्ठी मोती आदरणीय भालचंद जी भट्ट को चढ़ाना पड़ता था। और शायद ही इतने मोती कभी गणेश जी के चरणों में चढ़े होंगे। निश्चित रूप से फिर एक बार हमने आम का अर्चन किया। मतलब जितनी हिंदुस्तान में वैरायटी हो सकती है भगवान गणेश जी को उतने तरह के आम चढ़ाए। अभी 10 दिवसीय गणेश उत्सव होता है। 10 दिन में अलग अलग प्रकार के अनाज के लड्डू हम चढ़ाते हैं। कभी बाजरे, ज्वार, मक्का, मूंग, उड़द, चना,
सब तरह के मूंगफली का 11 आती है तो 11 को हम ड्राई फ्रूट का फलियारी तो लड्डू भी गणेश जी की कृपा से ऐसा मतलब एक ही दिल में इच्छा रहती है बस। और मैं मालवा के कलाकारों को भी धन्यवाद दूंगा, खूब बढ़ चढ़ के 10 दिन हम भजन संध्या कराते हैं। आप मानिए बिल्कुल निःशुल्क टाइप वो सब लोग भजन करते हैं और गणेश जी का दरबार बिल्कुल गुंजायमान रहता है। बिल्कुल आपकी गौ सेवा की भी काफी बातें होती है, क्योंकि आपका कृतित्व इतना है कि हम आपसे इंटरव्यू करना चाहे तो 1.5 घंटे का भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्क इतना है। पिछले 35 सालों से आप लगातार 3.5 दशक से भी ज्यादा समय हो गया जब से आप इंदौर शहर में। देखिए गाय के प्रति वैसे अपनी पारिवारिक श्रद्धा है, गाय घर में भी पाली जाती थी हमारे यहाँ, लेकिन एक बार जब मैंने देखा कि जो गाय माता है वो पन्निया खाके या उस तरीके से उनको शारीरिक रूप से बहुत हानि होती है। फिर हमने सोचा कि देखिए अपन ये सब कहना बहुत आसान है कि अरे लोग कचरा पटक देते हैं, अरे गाय माता ये कर रही, भाई आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। फिर मन में आया कि यार गौ माता के लिए कुछ ना कुछ अपने को निश्चित रूप से करना है। तो फिर हम सब लोगों ने गौशालाएं देखी। गौशालाओं की दुर्दशा जब हमने देखी कि यार बड़ी स्थिति खराब है, जो लोग भी गौशाला चला रहे हैं बहुत उनको संघर्ष, क्योंकि जो दूध देने वाली गाय हैं जी उन्हें तो पाल लिया जाता है, उनको तो पाल लिया जाता है, उनके खाने पीने का क्योंकि 2 लीटर 3 लीटर दूध मिलेगा तो उनको खली भी खिला दी जाती है। पर जो माता दूध नहीं दे रही है तो उन माताओं का क्या जी। और गौशाला में भी खर्चा भारी पड़ता है, क्योंकि एक पशु को आज की तारीख में 100-150 रुपए का रोज भूसा लगता है। तो फिर जब हमने देखा, फिर हम सब लोगों ने मिलकर भूसों का प्रबंध करने की कोशिश करी। देखिए ये तो बहुत बड़ी चीज है गौ माता, और गौ माता की सेवा बहुत अनंत है ये। अब हम तो कुछ अल्पिन के नोक के बराबर कर पाए, पर हमने ये प्रयास किया। फिर आदरणीय रवि सेठी जी मिले, उन्होंने बोला कि इस तरीके से अहिल्या माता गौशाला है और गौशाला की 2 ब्रांच है। जो हम लोग दूध वाला काम है वो माणिक बाग रोड पे करते हैं, और जो भी गायें दूध नहीं देती है वो सब गायें पेडमी स्थित गौशाला में रहती है। जब हम वहाँ गौशाला में गए, माँ अहिल्या के द्वारा बनाया हुआ वो स्थान है, जब हमने देखा कि वाह बिल्कुल मजा आ गया। तो वो अहिल्या माता गौशाला में और पेडमी की जो गौशाला है जहाँ पर बिना दूध देने वाली गाय रहती है, पशुधन रहता है, वो पूरी दिन जीव दया मंडल है वो पूरा। तो वो जीव दया वाले काम के अंदर फिर हम लगे, और गाय माता के आशीर्वाद से जो भी अब हमसे बंद पड़ रहा है गौशालाओं के लिए हम काम करते हैं। और हमारी पूरी इच्छा रहती है, वैसे अहिल्या माता गौशाला से जुड़े, पर कहीं भी किसी भी गौशाला के लिए कोई सेवा की बात आती है तो निश्चित रूप से अग्रवाल समाज में भी जब मैं अध्यक्ष बना तो मैंने बोला कि भैया यार ये लकड़ी वगैरह के कारण पर्यावरण का भी बहुत नुकसान हो रहा है, और ये जो गौशालाएं हैं जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी। आदरणीय रमेश जी हमेशा कहा करते थे कि संगठन वही जिंदा रहेंगे जो अपने पैरों पर खड़े होंगे। तो हमने कोशिश की कि यार ये कैसे गौशालाएं अपने पैरों पे खड़ी हो, कैसे इन सब चीजों की। उस समय खाद बेचते थे, अब खाद बहुत इकट्ठा होता था, कब बिके। फिर ये गोबर के गंडे का तो हम सब लोगों ने, मैंने अध्यक्ष रहते हुए पूरा प्रयास किया कि जितने भी हमारे दाह संस्कार हो रहे हैं उन सब में गाय माता के जो गौशालाओं के निर्मित कंडे चाहे किसी भी गौशाला के हों, हम सब लोगों को कोशिश करना चाहिए। भले ही लकड़ी हम 2500 की आती थी, पर हम 5-5 हजार रुपए गौशाला को दिलाते थे। आज आप मानिए कि वो एक समाज में एक फैशन हो गया है कि अब जो भी दाह संस्कार जिसको करना है वो कंडों से कर रहा है। और उसके बाद शमशान में कोई पानी पिलाने नहीं जाता था। अग्रवाल समाज के जब हम अध्यक्ष थे, फिर तांबे के लोटे से जल वितरण आज आप देखेंगे कई शमशानों में है। हमारे नारायण जी 420 पापड़ वाले बड़े अच्छे समाज सेवी है, उन्होंने बताया कि यार इस तरीके से काम किया जाए। और उन्होंने बोला कि मैं चिंता मत करो, आप तो संकल्प लो, इस काम को मैं करके बताऊंगा। तो आप मानिए हर शमशानों में कोशिश की, 5-6 शमशानों में, कि शुद्ध जल तांबे के लोटे का मिले। बिल्कुल आरओ का मिनरल वाटर रोज सुबह वो आके रखाती है। और जो लोग शमशान में कभी पानी नहीं पीते थे या बाहर जाके पीते थे, आज हमें गर्व है कि शमशान में भी पानी भी पी रहे हैं। तो इस तरीके से समाज सेवा के छोटे छोटे काम सोचते गए। और हमने एक ही बात सोची कि बजाय हम ये कहें कि ये करना है, जब मैं अग्रसेन यूथ क्लब में था, अग्रवाल समाज में एक बहुत बड़ी कुप्रथा चली आ रही थी, जिमनी मिलनी पगा लागनी और मृत्यु भोज। उस समय यदि किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाए तो उसको उसके परिजन का तो गम रहता ही था, पर यह रहता था कि अभी काच किरावर कैसे होंगे। तो उस समय अग्रसेन यूथ क्लब से हम जुड़े, और उस समय अग्रसेन यूथ क्लब ने इस चीज का विरोध किया, समाज सेवा में लिया
कि हम लोग जिमनी मिलनी पगा लागनी और मृत्यु भोज नहीं करेंगे। मृत्यु भोज उस समय बहुत बड़ी, शादी से बड़ी चीज हुआ करती थी। आज इस बात का गर्व है कि 30-35 साल में हम उसको इसलिए इस स्थिति में ले आए कि केवल परिवार के और जो रिश्तेदार या ब्राह्मण जो भी हमको पूजा पाठ में जिमाना है प्रमुख, उनके अलावा कोई बड़ा मृत्यु भोज नहीं होता है। को भी आपने कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर सुधार करने की जो रूढ़िवादी जो परंपराएं थी उन्हें तोड़ने की कोशिश की। काफी युवाओं का सहयोग इसमें मिला होगा, आज तक मिलता आ रहा है। जब मैं अध्यक्ष बना फिर मैंने सोचा कि यार संकट में फंसे लोगों की मदद कैसे की जाए। तो उस समय एक अग्रसेन ब्रिगेड संस्था हमने की, पूरे 85 वार्ड है, हर वार्ड में हमने 10-10 युवाओं को उसमें जोड़ा। आज भी वो पूरा नेटवर्क हमारे पास है। उन युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, तो उसके लिए शानदार एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया। खेलों की दुनिया में उतरे, खेलों की दुनिया में उतरे। अब युवाओं को क्या दोगे, समाज सेवा में कोई अग्रसेन जयंती पे लगा है, महिलाएं किसी और में, तो युवाओं को जोड़ने के लिए फिर अग्रसेन प्रीमियर लीग कराया, वो 850 लोगों को उसमें जोड़ा। आज मुझे गर्व है कि पूरे 85 वार्ड में 10-10 लोगों की हमारे पास टीम है। यदि किसी को कोई आफत पड़ती है तो वो उसको पूरा करने का काम करते हैं। मेडिकल पलंग लेके आए, कई बार अस्पतालों से छुट्टी होती है, अब घर में पेशेंट को रखना है पर साधन नहीं है, तो मेडिकल पलंग लेके आए, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट है, वो सब हम लेके आए, समाज सेवा के रूप में हम उसको देते हैं। फिर एक बार संयोग बड़ा अच्छा बना। इस अवसर पे मैं माननीय पीनाररी जी और मनीष सिंह का भी उल्लेख करूंगा। उन्होंने बुलाया कि एक छावनी हाट मैदान में यार एक स्थान खाली पड़ा हुआ है, ये लोगों की जांच वगैरह काफ़ी महंगी होती है, रेड क्रॉस सोसाइटी की वो ज़मीन है, यदि उस पर आप भवन बनवा दो तो अपन कोई ना कोई लेबोरेटरी लगवा देंगे और लोगों को सस्ती रियायती दर पे। आज मैं माननीय पीनाररी जी और नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त माननीय मनीष सिंह जी की प्रेरणा से और उनके सहयोग से आज आप देखिए पीछे चमेली देवी भवन, हमारे विनोद अग्रवाल जी से जब हमने कहा कि इसी तरीके का हम भवन बनाना, तो पूरे 3 करोड़ रुपए एक ही परिवार ने, हमने तो सोचा था हम समाज के बहुत लोगों को जोड़ेंगे, पर एक ही परिवार ने पूरा 3 करोड़ रुपए का वो भवन बना के दे दिया। आज अपोलो हॉस्पिटल उसको संचालित कर रहा है और 30 से 35% की कास्ट में वो ब्लड बैंक चल रहा है, जिसमें पूरी तरह की जांच हो रही है। एक आधुनिक ब्लड बैंक है जिसमें हर तरीके का खून है, वहाँ लेने वाले और देने वाले दोनों जा सकते हैं। बड़ी से बड़ी परिस्थिति में अभी जो लॉकडाउन हुआ उसमें भी कहीं ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी तो वो रक्त बैंक हमारा बहुत काम आया। तो निश्चित रूप से सुबह से शाम तक हमारा ऐसा है कि मानव स्वभाव, यदि मानव जन्म हमें मिला है तो केवल खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए नहीं मिला, वो तो हमको करना ही है, हमारा कर्तव्य है, लेकिन समाज के लोगों को अपने परिश्रम का लाभ मिले, इसलिए हम वो सब कार्य हम करते हैं। अरविंद जी, आपका देखा कि हमने कुश्ती के क्षेत्र को आपने बढ़ाया, कबड्डी फुटबॉल को भी बढ़ाया, किस तरह के देशी खेलों के लिए काम किया आप? आज से बरसों पहले मैंने देखा कि जो हमारे परंपरागत खेल होते थे, जिसमें बेसिक, जिसमें हमारी शारीरिक क्षमताएं भी बढ़ती थी, हमारे बच्चे भी हृष्ट पुष्ट होते थे, फुटबॉल और कुश्ती, ये 2 परंपराएं बिल्कुल लुप्त होती जा रही थी। तो हमने कोशिश की, हमारे एक अनोखी सिलावट जी उस समय राष्ट्रीय खिलाड़ी बन के आए, पुरस्कार मिला, तो मैंने बोला भैया बने हो यार, अपने को दूसरे पहलवान भी बनाना है। तो एक तो सबसे पहले 2 नंबर स्कूल में हमने मिट्टी के अंदर लाल मिट्टी लेके आए और लाल मिट्टी में कुश्ती रखी, और फिर हमने साल में 2 कुश्ती, और उसके बाद फिर जमुना सिलावट जी हमारे फुटबॉल के बड़े अच्छे प्लेयर थे, उनसे बात की, तो क्रिश्चियन कॉलेज में इंदौर बगान नामक संस्था हमने डाली। और आज मुझे इस बात का गर्व है कि वो फुटबॉल मैच लगातार आज वो बढ़ता चला जा रहा है। आज उसका वृहद रूप मेरे हिसाब से इंदौर में नहीं, प्रदेश का सबसे अच्छा फुटबॉल का मैच उसी संगठन को जो उस संस्था से आगे बढ़ा। हमारा उद्देश्य केवल ये था कि हमारे बच्चों को परंपरागत खेलों से जोड़ा जाए। जो क्रिकेट और इन सब लोगों ने, विदेशी खेलों ने अपने इसको बांट रखा है, जिसमें कोई शारीरिक बहुत विकास नहीं होता, मानसिक बहुत, कुश्ती में भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारे लोगों का विकास नहीं होता उसमें। और कहने की क्रिकेट की बात, तो इसलिए परंपरागत खेलों को उस समय चालू किया। मुझे है कि मैं भी उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन ये काम आज भी निरंतर चल रहा है। आप कौन से खेल से जुड़े रहे, आपके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए? मैं फुटबॉल से। क्या बात है, फुटबॉल का खेल नेहरूबाल मंदिर में जब मैं स्कूलिंग में था, जब से फुटबॉल का मेरे को बड़ा शौक था। हमारी बड़ी अच्छी टीम थी। क्या बात है, और कॉलेज लाइफ में भी इसका उपयोग हुआ? कॉलेज लाइफ में भी इसका उपयोग हुआ। अब नहीं हो पा रहा, अब इस लायक नहीं रह गए फुटबॉल के, लेकिन अच्छा 15-20 साल तक फुटबॉल खेली। आप सुबह जल्दी उठ जाते, देर रात तक सक्रिय रहते, आखिर वो कौन सा योगाभ्यास करते, किस तरह का व्यायाम करते? नहीं, सुबह 6:30 बजे उठता हूँ, 7 बजे वॉकिंग पे जाता हूँ, 7:10 तक करीब 65-70 मिनट का मेरा वॉकिंग रहता है। और उसमें भी मैंने अपना सिस्टम बना रखा है कि मैं पार्षद 10 साल रहा, तो सुबह
वार्ड में चला जाता था, तो 1 घंटा मेरा वॉकिंग भी हो जाती थी, सारी समस्याएं भी देखने में आ जाती थी, मिलना जुलना भी। और वही क्रम फिर 5 सालों से मेरा 15-20 साल अब मतलब इस क्रम को हो गया कि मेरे को रोज जाना है, रोज घूमना भी है और लोगों से मिलना जुलना। बिल्कुल सही कहा अरविंद जी, आपने जिस तरह से कहा कि 2 मरतबा तो आप एज ए कॉर्पोरेटर रहे और काफ़ी अच्छे काम भी किए, विकास के काम किए, जिन जिन क्षेत्रों में आप रहे काफ़ी सक्रिय राजनीति, एक राजनीतिक के बतौर पहचाने भी गए। अब आगामी समय जो है नगरीय निकाय चुनाव का है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से आप किला लड़ाते हैं और आज ऐसे हालात है कि आप जैसे जो लीडर्स हैं वही एक बार फिर कांग्रेस का किला लड़ाते हुए दिखाई देंगे। आपकी किस तरह की तैयारी है? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी एक बार फिर आपको, वैसे देखा जाए तो आप विधानसभा की भी दावेदार कहलाते आए, बार बार आपका नाम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के लिए चलता रहा है, लेकिन आप मुश्किल घड़ी में इस बार फिर अरविंद जी एक बार कॉर्पोरेटर के लिए किला लड़ाते हुए दिखाई देंगे? बिल्कुल जी। पार्षदी में भी आप देखिए कि जितने वार्डवासी थे वो सबका एक ही डायलॉग था, ना भाजपा ना कांग्रेस, सिर्फ जय गणेश। क्या बात। तो निश्चित मानिए गणेश जी की प्रेरणा से ऐसा ही काम किया। जब मुझे बेस्ट पार्षद का अवार्ड मिला तो उस समय 10 लाख रुपए तक का कोई विकास कार्य कराना था। मैंने अपनी मेयर महोदया को कहा, उस समय डॉक्टर उमा शशि शर्मा जी थी, मैंने कहा मैडम 10 लाख में नहीं हो पाएगा, मैं चाह रहा हूँ चितावत क्षेत्र में स्कूल नहीं है तो एक अच्छा हायर सेकेंडरी स्कूल बच्चों के लिए। उन्होंने जब मेरी भावना देखी कि इस स्कूल में महेंद्र आर्डिया जी और तुलसी सिलावट जी ने भी अध्ययन इसी में, उस समय दोनों विधायक थे, भाई दोनों की भी शिक्षा दीक्षा इस स्कूल में हुई है, बड़ा निश्चित रूप से हम बनाएंगे। आप मानिए वो 1.25 साल में स्कूल तो बनके तैयार हो गया। जब उसको हायर सेकेंडरी की बारी आई, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया सब लोगों को ले जाके भाजपा कांग्रेस, क्योंकि मैंने कभी विकास के मामले में कभी ये नहीं देखा कि भाजपा या कांग्रेस से सबसे मैंने मदद ली। बिल्कुल, चाहे उस समय सांसद महोदया सुमित्रा महाजन जी थी, उनसे भी सांसद निधि के पैसे लाया, विधायक हमारे महेंद्र आर्डिया जी थे, विधायक निधि के भी पैसे लाया, मेयर से भी बहुत लाया, माननीय सुरेश पचौरी जी हमारे राज्यसभा सदस्य बने, दिग्विजय सिंह जी बने, जितने नेता बने सबसे मैंने अपने विकास के लिए कभी ये नहीं देखा क्या है, बस कैसे जनता को मदद मिले तो वो काम किया। आपको एक संस्मरण सुनाऊंगा कि जब हम गए तो शिवराज जी ने कहा कि हायर सेकेंडरी स्कूल एक बड़ी बात होती है, बजट में उसको लाना पड़ता है, उसमें यही खर्च रहता है। बोला साहब आप इसको हायर सेकेंडरी कर दीजिए, इसमें आपको जो एस्टेब्लिशमेंट खर्च होता है, जो मास्टरों का खर्च होता है, वो निश्चित रूप से हम बचा देंगे। उन्होंने बताया कैसे कैसे, हमने बताया कि हम इस तरीके से बच्चों से प्रार्थना करेंगे मैनेजमेंट के, और वो बच्चे यहाँ पढ़ाने के लिए आ जाएंगे। समय उनको भरोसा नहीं हुआ, स्कूल बन गया, 8 तक था। हमने प्रेस्टीज कॉलेज में मैं गया, सुबह सुबह सब बच्चे अपने मस्ती में थे मैनेजमेंट के, हमने बात की कि भाई हम ऐसा ऐसा चाहते हैं। कुछ बच्चों ने थोड़ी हंसी भी उड़ी, अरे अंकल आप भी कहाँ, बोला नहीं बेटा अपने को भगवान ने दिया है तो कुछ इस काम के लिए करना चाहिए। मैं उस समय 4-5 बच्चों का जरूर उस समय शुक्रिया अदा करूंगा। 5 बच्चों ने बोला कि नहीं अंकल हम करेंगे, हम रहते भी नौलखा साइड हैं और हम इस काम को करेंगे। और आप मानिए वो 5 बच्चों ने शुरुआत की, चक दे इंडिया नामक उन्होंने संस्था बनाई, और पहला मेरे को ऐसा लगता है, बाकी मैंने सुना भी नहीं था, इंदौर का पहला ऐसा स्कूल हायर सेकेंडरी था जहां मात्र 6 मास्टरों में वो हायर सेकेंडरी स्कूल वो मैनेजमेंट के बच्चों के कारण चलता था। और वो बच्चे गरीब बच्चों को मदद भी करते, सब अच्छे परिवार के थे, और वो बच्चे निरंतर जो बेंच बदलती जाती थी, अगली जो बेंच आती थी और वो उसको मेंटेन किए हुए थे। आज मुझे गर्व है कि वो जो काम हमारे द्वारा गणेश जी की कृपा से चालू किया, आज भी चितावत के स्कूल में वो प्रोजेक्ट को आप जाके देख लीजिए कि किस तरीके से आगे जाके कहीं ना कहीं तत्कालीन संपादक संजय दुबे जी ने भी बहुत काम किया। उस समय हमने एमवाई के लिए काम किया, 700 से अधिक पलंग एमवाई के संजय दुबे जी ने योजना चलाई, 700 पलंग हमारे द्वारा एमवाई को भेंट किए गए। खूबसूरत, आप देखिए सारे, और 10 साल की गारंटी वाले पलंग थे। तो निश्चित रूप से अधिकारियों का बहुत सहयोग रहा जी। और इंदौर को तो मैं बिल्कुल मानूंगा कि चाहे बीपी सिंह साहब हो, संजय दुबे जी हो, पी नरहरी जी हो, मनीष सिंह जी हो, ये जितने भी लोग रहे, इन सब लोगों ने निश्चित रूप से मतलब कोई हाँ। और विवेक अग्रवाल जी का इस समय जरूर स्मरण करूंगा। विवेक अग्रवाल जी ने शुरुआत में जब मैं पहली बार पार्षद बना, उन्होंने बताया कि इस तरीके से अपने को काम करना चाहिए, और पार्षद ऐसा पद है, इसको प्रथम मानना अंतिम मत है। उस व्यक्ति के शब्द आज तक मेरे कान में कि पार्षद और सरपंच 2 ऐसी चीज होती है कि यदि व्यक्ति चाहे तो प्रधानमंत्री तक भी बनेगा, तो भी उसको वो शिक्षा काम आएगी। इसलिए बेटा इसको शिक्षा के रूप में लेना,
और कोई पार्टी वाली बात मत रखना, बिल्कुल निरंतर काम करते जाना और निरंतर फिर काम करते। क्या बात है, आपको इतना सुंदर गुरु ज्ञान मिला और उस गुरु ज्ञान गुरु मंत्र को आपने कहीं ना कहीं आत्मसात किया और आज भी उतने ही आत्मविश्वास के साथ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव की भी तैयारी आप कहीं ना कहीं मन ही मन कर रहे हैं। और आप जैसे कृतित्ववान महारथी से हम चर्चा करने के बाद हम भी ये मान रहे हैं कि द प्राइम टॉक का जो हमारा स्पेशल सेगमेंट महारथी है वो कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है। हम जिस तरह का एक अभियान चला रहे हैं इन दिनों इंदौर शहर के आप जैसे नामी प्रतिष्ठित शहर को जीने वाले, समाज को जीने वाले, राजनीति को माध्यम बना के सेवा के कार्य करने वाले ऐसी शख्सियतों का इंटरव्यू ले रहे। धन्य है हम भी, धन्य है आप भी, धन्य है माहिल्या की नगरी। आपने हमसे चर्चा की, महारथी बतौर चर्चा की, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। जय गणेश। जय गणेश।